हेलो एवरीवन। तो हम लोग ऑटो एंसिलरी सेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा प्लेयर यहाँ पे कौन होगा डिस्कस करने के लिए? सबसे पहले वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर जो है इनका लूमेक्स ऑटो, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली मैं अगर इन जनरल आपको पूरे ऑटो सेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग ना, तो जो ये प्रीमाइजेशन थीम चल रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि जितने भी ऑटो कंपनीज हैं, मतलब सारे आपके पैसेंजर व्हीकल्स को ले लीजिए, कमर्शियल व्हीकल्स को लीजिए, टू व्हीलर्स को लीजिए, जिनको भी लेना है, तो आप देखेंगे ना महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है एक आउटलायर है, जो इतने बड़े बेस पे भी जो उनके एसयूवी मॉडल्स है उस पर वो लोग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो ट्रेंड पूरे इंडस्ट्री में चल रहा है, दो ट्रेंड चल रहा है। एक तो आप देखेंगे ना, जो लाइट्स है, वो जो पहले जिस तरह की लाइट्स होती थी, अब वो स्विचिंग हो रही है आपकी एलईडी लाइट्स की तरफ, एक तो स्विचिंग है ना। दूसरा अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बेसिकली मेकाट्रॉनिक्स है, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल पार्ट्स का इंटीग्रेशन है। मतलब आपकी जो टच स्क्रीन होना चाहिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हो गया आपकी गाड़ी के अंदर, गाड़ी की जो इंटीरियर लाइटिंग्स है, ये पूरी जो थीम है ना, इसके कारण जो एक पूरा सेक्टोरल में जो डिमांड आ रहा है, डिस्पाइट की जो सेक्टर है ना वो उतने हाई पेस पे ग्रो नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर आप क्वार्टर वन में देखेंगे, अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करते हो ना, तो ओवरऑल इस सेक्टर में उतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है, बल्कि वो फ्लैटिस या थोड़ा सा डिक्लाइन ही दिखाया हमें। बट अनलाइक दैट, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, उसके अलावा सभी में फ्लैटिश टाइप की ग्रोथ है। तो आप इसी में जो ऐसी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज है, ठीक है, अगर हम उसको पकड़े एक करके, तो वो कंपनी जो इन बिजनेसेस को जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, है ना, इसमें बहुत सारी कंपनीज है आपकी। कुछ जैसे आप चार पांच कंपनी से अगर मैं बोलूँगी, एक तो लूमेक्स हो गया, फिर एक फीएमबी कंपनी है, फिर आपका एक एसजीएस एंटरप्राइजेस हो गया, या फिर आपके जो सोना कॉमस्टार है। हाँ, ये सभी ऐसा नहीं है कि ये सारी कंपनियां आपको 30% 40% पे ग्रो होते हुए दिखेंगी, बट इसके बावजूद भी जो आपकी पूरी ऑटो सेक्टर का डिमांड है ना, उससे ये कंपनी मच हायर फेम, मतलब एटलीस्ट 2x या उससे हाई पेस पे तो ग्रो करती ही करती है। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने दे दिया आपको कि ऑटो एंसिलरी सर्विस कंपनीज में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ना। तो उसी में हम लोग डिस्कस करने के सबसे पहले आज हमने लूमेक्स ऑटो को चूज किया है। तो लूमेक्स ऑटो में बेसिकली इसकी दो कंपनीज आती है, ठीक है। एक तो आपका देखेंगे ना लूमेक्स इंडस्ट्रीज आता है, और एक आपका लूमेक्स ऑटोटेक आता है, ठीक है। तो अगर आप लूमेक्स इंडस्ट्रीज को देखोगे ना, वो बेसिकली आपकी एलईडी लाइटिंग्स वाली जो थीम है उसके ऊपर मोस्टली उनका प्रोडक्ट्स है। और जो आपकी लूमेक्स ऑटो है, वो आपका बेसिकली मेकाट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस प्लास्टिक्स हो गए, है ना, या फिर आपके जो पूरे कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, उन प्रोडक्ट्स की तरफ पूरा प्ले करता है। अब अगर आप देखेंगे ना कि ये जो दोनों कंपनीज है, लूमेक्स ऑटो और जो लूमेक्स आपकी ऑटोटेक वाली कंपनीज है, तो इनका जो प्रोडक्ट, जैसे लूमेक्स ऑटो बताता है कि जो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, वो ईवी एग्नोस्टिक है। ईवी एग्नोस्टिक कहने का मतलब क्या, कि कोई चीज़ जब एग्नोस्टिक होता है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ईवी की थीम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी डिमांड मार्केट में रहेगी ही रहेगी। तो बेसिकली दैट इज व्हाट दे आर मीनिंग व्हेन दे आर सेइंग कि उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो ईवी एग्नोस्टिक हो गया, है ना। अब इसमें जैसे ये लोग कुछ कुछ अपने प्रोडक्ट्स के नाम बताते हैं, जैसे एडवांस प्लास्टिक्स में इनका बोलता है, जैसे डोर पैनल्स हो गए, कॉकपिट्स एंड कंसोल्स हो गया, हेडलाइट्स वगैरह हो गई, फिर मेकाट्रॉनिक्स वाले सिस्टम हो गए, जैसे पावर विंडो स्विच, मतलब जो विंडो अपने आप ऊपर नीचे होंगी, टेलीमैट्रिक्स कंट्रोल हो गया। और आपके टू व्हीलर्स में भी आप जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपके अगेन वही सेंसर्स वगैरह है, जो कि आपको फोर व्हीलर में भी लगाना है, और आपको एट द सेम टाइम आपके टू व्हीलर्स में भी लगाना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है ना, जब आप फीएम इंडस्ट्रीज को पढ़ोगे, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा बाद में, तो वो जनरली टू व्हीलर सेगमेंट में काम करता है ना। तो जब आप फोर व्हीलर सेगमेंट में काम करते हो, तो वहाँ पे जो आपको रेवेन्यू मिलता है ना, रेवेन्यू पर प्रोडक्ट, मतलब जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है, मतलब मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, है ना, तो मैं ओईएम से, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, फिर महिंद्रा महिंद्रा है, उससे मैं कितना रेवेन्यू ले पाता हूँ उस प्रोडक्ट का, वो परसेंटेज के टर्म्स में वो ज़्यादा होता है ना। तो अगेन ये एक फ़ायदा होता है उन कंपनीज के लिए जो कि आपकी फोर व्हीलर में डील करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो टू व्हीलर वाली है वो पैसा नहीं कमाएंगी, है ना। जस्ट एक मतलब एक बताने का तरीका है। तो जैसे आप देखेंगे ना, लूमेक्स का मेजर जो चंक है, इनका जो रेवेन्यू है, 60-70% आपका मोस्टली आपके फोर व्हीलर से आता है ना। टू व्हीलर्स का भी सेगमेंट है इनका, बट मेजरली ये लोग आपके पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ ही डील करते हैं। तो अगर हम लोग इसमें आगे देखेंगे, अब जैसे मैं आपको बता रहा था, जो अगर आप इनका पूरा प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, तो इनका जो क्वार्टर वन में पूरा जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आया है, तो जो इनका एडवांस प्लास्टिक्स है, जो कि मतलब गेट्स वगैरह में जो लगे होते हैं, पूरे प्लास्टिक्स आपके आगे गाड़ी के पैनल्स वगैरह में लगे होते हैं, वो लगभग 51% पे है, ठीक है। मेकाट्रॉनिक्स इनका एक नया डिवीजन है, जिसपे ये लोग आगे जाके एक मेकाट्रॉनिक्स बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मैकेनिकल थिंग्स, है ना। तो उसके ऊपर ये लोग आगे जाके ग्रोथ देखते हैं। तो अभी जो मेकाट्रॉनिक्स का कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 5% के आसपास है ना। और अगर आप इसके अलावा आप देखेंगे ना, आफ्टर मार्केट क्या होता है,
आफ्टर मार्केट एक और इनका बेसिकली प्रोडक्ट डिवीज़न हो गया। तो बेसिकली जब हमने गाड़ी सेल कर दिया, उसमें कुछ कंपोनेंट्स खराब हो गए, है ना? जो आपके ये जो ठीक करने वाले होते हैं ना, जो मतलब शोरूम्स वगैरह होते हैं, है ना? जहाँ पे आपकी वो गाड़ी सर्विसिंग वगैरह के लिए जाती है, तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स रिप्लेस करना होता है, तो उसको आफ्टर मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पे भी जब आप सोचिए कि पूरी जो सेक्टर में प्रीमियमाइज़ेशन वाली थीम चल रही है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएँगे, उसपे भी तो नया डिमांड आएगा ना। जो मान लीजिए कोई नए तरह की इंटीरियर लाइटिंग लगी है? अब वो अगर खराब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नया टेलमेंट्स मिलेगा इंडस्ट्री में। तो उन सभी चीज़ों के वजह इस तरह की कंपनीज़ का पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा डिमांड आ रहा है। तो वो बताना चाह रहा था मैं आपको। और इसके अलावा आपके ये जो बिज़नेस है लुमेक्स ऑटो टेक जो कंपनी है, ये आपके अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जा रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई, आपकी सीएनजी वाली हो गई या फिर ईवीज़ वाला हो गया, तो उन सब के लिए ये कंपनी जा रहा है वहाँ पे। अब इसको जाने का तरीका क्या होता है? एक तो ये खुद से बना ले उस प्रोडक्ट्स को, दूसरा सिंस ये कंपनी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है और इनके पास कैश फ्लोज़ काफ़ी अच्छे हैं, है ना? तो ये इस तरह की कंपनीज़ क्या करती है, ये अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी फ़ोकस करता है। मतलब जो अगर इनको अच्छी कंपनीज़ दिख रही है, तो उनको वो एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक अभी कंपनी एक्वायर की थी, जो कि बेसिकली आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा से उसका 1/3 ऑफ पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो महिंद्रा एंड महिंद्रा को जाता है। तो जब वैसी कंपनीज़ ये एक्वायर करते हैं, सिमिलरली इन्होंने एक और ग्रीन फ्यूल्स नाम की कंपनी एक्वायर की है, वो पूरा आपको मारुतिज़ को प्रोवाइड करता है वो। तो इस तरह की कंपनी को ये लोग एक्वायर करना चाहते हैं। तो अगर इनके आप क्लाइंट्स को देखोगे ना, तो क्लाइंट्स जो इंडिया के जितने भी बड़े से बड़े आपके जो मेजर प्लेयर्स हैं, वो सारे इनके क्लाइंट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी होगी, बजाज बजाज हो गया, होंडा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स हैं। तो ये सारे इनके पूरे सेगमेंट हो गए। अब जैसे मैं बोल रहा था, इनका तो मेजर आपका पैसेंजर व्हीकल्स ही आता है। तो पैसेंजर व्हीकल्स का अगर आप रेवेन्यू शेयर देखोगे ना, वो अराउंड 55% है। और 2 और 3 व्हीलर्स का पूरा रेवेन्यू सेगमेंट लगभग 21% आता है। और जो आफ्टर मार्केट है, वो आपके 10% के आसपास है ना? तो इस तरह से इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज़ है। तो अभी आप देखेंगे ना, अब ये कंपनी और इंटरेस्टिंग क्यों बन जाती है, जो इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो FY 29 तक के लिए इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा दिखा रहा है हम लोगों को। तो प्रेजेंटली अभी इनका लगभग 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। हाँ, इसमें से जो 61% है वो आपके एडवांस प्लास्टिक्स की तरफ है, और आपके लगभग जो कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह हो गए, वो 9% का उसका ऑर्डर बुक है। और जो मेकाट्रॉनिक्स है, वो भी 17% का है। इसमें इंटरेस्टिंग ये इसलिए हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो सेगमेंट्स है ना, ये सारे हाई मार्जिन सेगमेंट है। मैं मार्जिन प्रोफाइल के बारे में भी और अच्छे से डिस्कस करता हूँ आगे जाके। तो इसमें जो इनका पूरा ऑर्डर बुक है ना, उसका एक छोटा सा चंक आपका FY 26 में एग्जीक्यूट हो रहा है। जो मेजर चंक है वो आपका FY 27 और 27-28 में एग्जीक्यूट होगा। लगभग आई थिंक 39% FY 27 का है, और 40% आपका FY 28 का है। तो 40-40-80 वहाँ पे हो गया। और आपके FY 26 और FY 29 वहाँ पे भी कुछ चंक ऑफ रेवेन्यू एग्जीक्यूट होना है, बट वो तो हम लोग देखेंगे जब वो आगे होके जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इतने लंबे टर्म का ये रेवेन्यू मतलब ऑर्डर बुक क्यों मिलता है इनको? क्योंकि जब आप कोई भी नए प्रोडक्ट देते हो, कोई भी कंपनी, मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक नई तरह की 3XO गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया, अब उसमें से कोई नया वेरिएंट या उससे अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करना है, तो उसके पहले तो पूरी प्लानिंग होगी ना, उसकी पूरी डिजाइनिंग होगा, उसमें किस तरह की लाइट्स लगनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो एंसिलरी कंपनीज है, जिस तरह की लुमेक्स हो गया, तो इनको जाके पहले ऑर्डर देगा, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट डेवलप करेगा। तो ये दिस इज द होल प्रोसेस में R&D होगी, टेस्टिंग होगी, प्रोटोटाइप्स आप भेजोगे सामने वाले कंपनी को, वो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स पर उसकी टेस्टिंग होगी, मार्केट में उसका रिस्पांस देखेंगे, फिर उसके बाद उसको लार्ज स्केल पे मतलब रैंप अप किया जाएगा। तो ये इस प्रोसेस में पूरा टाइम लगता है। तो इसलिए इस तरह के इनके ऑर्डर बुक्स रहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप इसमें देखते हो ना, इनके जो मैंने ऑर्डर बुक्स आपको बताया, जो आपका मैंने आफ्टर मार्केट बोला या फिर मैंने एडवांस प्लास्टिक्स बोला, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मेकाट्रॉनिक्स है, वो तो 20% मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। और आके आपके एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, वो भी आपके अराउंड 18% का उसमें मार्जिन रहता है। तो दिस इज़ हाउ जो इनके जो नए प्रोडक्ट सेगमेंट है ना, जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है इनका, वो आपके हाई बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ ही चेंज हो रहा है। तो ये अगेन आपको एक एक्रेटिव चीज़ बताता है कि आगे जाके इस कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा होने वाला है। तो दिस इज़ अ थिंग। ओके, अब इनकी जो प्लांट्स वगैरह है, वो आपके उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात में प्लांट है, और अलग अलग इस तरह से डाइवर्सिफाइड प्लेयर है ना? तो ये चीज़ हो गया इनका। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ग्रीन फ्यूल नाम की इन्होंने कंपनी एक्वायर की है, ग्रीन फ्यूल नाम का क्यों कंपनी इन्होंने एक्वायर किया? तो इससे बेसिकली ये लोग अल्टरनेट फ्यूल्स पे जाने की पूरी सोच रहे हैं ना। तो ये इनका टारगेट हो गया। अब इसमें CNG हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरह के जो उनके नए नए फ्यूल्स आएंगे। तो दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस न्यू थीम इन द होल ऑटोमोबाइल स्पेस। तो इसी तरह से इनका है। अब ये लोग चाहते हैं ना,
आगे जाके जो इनका ट्रेंड्स होगा उसमें जैसे ग्रीनफील्ड को इन्होंने अक्वायर किया, और इन्होंने हाँ अभी इन्होंने 2 चीज़ें और लॉन्च की है। एक है इनका स्विफ्ट स्मार्ट हब इनोवेशन सेंटर है, बेसिकली ये बैंगलोर में खोला है इन्होंने। इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके जैसे वो होता है ना एडवांस ब्रेकिंग मैकेनिज्म हो गया आपका, ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस हो गई, है ना, इस तरह के जो सेगमेंट्स है, जैसे कि एडास क्या होता है जो आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है गाड़ीज वगैरह में, तो वो सारे सेगमेंट्स वगैरह को ये लोग वहाँ से बेसिकली टेस्टिंग करना चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने एक चीज़ लॉन्च किया है, आपका ये आपका स्विफ्ट वाला सिस्टम है, स्मार्ट हब इनोवेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स करके इसका नाम है। ये उन्होंने बैंगलोर में लगाया है। या बेसिकली दिस इज नॉट अ प्लांट, आप इसको वैसे एक R&D या फिर रिसर्च सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म समझ लीजिए। और ऐसे इन्होंने एक और चाइना में भी लॉन्च किया है। चाइना में लॉन्च करने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, चाइना एक काफ़ी डोमिनेटिंग प्लेयर है इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, लाइक सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड लीडर टाइप का, या आप मान लीजिए जैसे आपका BYD हो गया, पूरा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, आपका पूरा जो EV में जो मार्केट लीडर है पूरे वर्ल्ड में स्टेज पे। तो बेसिकली द कंपनी वांट्स कि जो इनका प्रेजेंस चाइना पे ऑन द ग्राउंड हो, वहाँ से जो इस पूरे सेक्टर में क्या क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं उसको वो लोग एक्वायर करें, है ना। दिस इज हाउ दे विल कम टू नो कि इस सेक्टर में पूरा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उसको अर्ली कैप्चर करके आप उसको अपने इंडियन मार्केट में या फिर अपने प्रोडक्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वो लोगों ने अपना चाइना में भी ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब अगर आप इनका जो मिड टर्म प्लान है FY 26 से लेके FY 31 तक का अगर आप देखोगे ना, तो ये लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्थ स्टार 2020-2020। इसमें बेसिकली ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग जो अपना लॉन्ग मतलब मिड टर्म में रेवेन्यू देख रहे हैं अगले 4 से 5 साल के लिए, 20% का रेवेन्यू टारगेट देख रहा है ये लोग, ठीक है। और अगर आप इसके एबिटा मार्जिन पे देखोगे ना, तो ये लोग बोलता है कि धीरे धीरे हम लोग 20% एबिटा मार्जिन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट में आप अगर इनका एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो कितना है, वो 14 से 15% के बीच में है। तो हमें क्या दिख रहा है, आप अगले देख रहे हैं कि ये जो बिजनेस है, सिंस मैंने आपको बताया कि जो इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है सब आपके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट सेगमेंट है ना। तो 14 से 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक लेके जाने की बात करते हैं ये लोग, है ना। और ये हमें इनके नंबर्स पे भी दिखता है। और एट द सेम टाइम ये अपने ROCE को भी आपका 20%, और जो फ्यूचर और क्लीन मोबिलिटी मैंने बोला आपको, जो वो ग्रीन फ्यूल्स वाली बिजनेस इन्होंने एक्वायर की, तो उन सभी के वाया ये लोग आपका 20% क्लीन मोबिलिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं। दैट इज अगेन हाई मार्जिन वाला बिजनेस हो गया इनके लिए। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं ये लोग। अब हाँ, ये जो है ना, ये पूरा प्रोसेस को ये लोग बोलता है ब्रिज, बोल्ड रोड मैप इंटीग्रेटिंग डाइवर्स ग्रोथ इंजन्स, ये इन्होंने नाम दिया है। अब इसमें क्या है ना, अभी ये लोग Tier 1 सप्लायर्स हैं अपने जो OEMs है। Tier 1 सप्लायर्स क्या होते हैं, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मेरे से डायरेक्टली जो मारुति सुजुकी है या फिर होंडा हो गया या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, डायरेक्टली मेरे से खरीदता है। ऐसा नहीं है कि बीच में मैं अपने प्रोडक्ट को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूँ, उसके वाया जाता है। तो दैट इज़ द Tier 1। अब Tier 1 से ये लोग 0.5 बनना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, ये उन OEM के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट्स को R&D करके उसको नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा इनका उनके साथ एक तरह से पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में ये लोग बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अब ये लोग अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने इनको बोला, ये लोग जो अपना बोलते हैं कि मिड टर्म में ये लोग 20% पे ग्रो करना चाहते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि सिंस इसका पूरा कैश फ्लोज काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, है ना। तो ये लोग अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ जो मतलब खुद से करने का टारगेट दे रहे हैं, वो अराउंड 15% का बोलते हैं। और जो इनऑर्गेनिक वाला है, मतलब जिसमें ये लोग नए नए बिजनेसेस को एक्वायर करेंगे एज एंड व्हेन इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, उस दोनों को जोड़ के मतलब 15% इनका खुद से आएगा, और 5% एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस वगैरह से आएगा। तो दैट इज हाउ दे आर टारगेटिंग, है ना। तो ये है। और सिमिलरली आपका एबिटा मार्जिन पे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया इसका। तो ये हो गया। अब अगर मैं इनका नंबर्स के बारे में बात करूँगा ना, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप देखेंगे ना, तो अब आप सोचिए जैसे कि कोई बिजनेस होता है, जब वो छोटे से बड़ा होता है ना, तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वहाँ पे आपकी ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी, और धीरे धीरे जैसे आपका बेस बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्लो होती जाएगी। तो उसी का फ़ायदा इस कंपनी को अभी मिल रहा है। तो अभी आप देखेंगे ना, अगर आप FY 25 को भी देखिए, वहाँ पे भी आई थिंक इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आपकी 29-30% के आसपास आई थी। और अगर आप Q1 में देखोगे, Q1 ऑल्दो काफ़ी म्यूटेड क्वार्टर था। क्यों? क्योंकि जो आपकी EVs वाले इशूज़ चल रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल का इशू चल रहा था। तो डिस्पाइट वो सारी चीज़ों के बाद भी इनका जो टॉप लाइन आया है वो 29% का आया है, ठीक है। EBITDA ग्रोथ भी आपकी 29% की है, और पैट में आपको 30% का ग्रोथ मिला है। मतलब उतना स्ट्रॉन्ग आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके EBITDA मार्जिन है ना, पहले जनरली 14% रहता था, इस क्वार्टर में 13.2% हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ जैसे मान लीजिए महिंद्रा से इनका कुछ नेगोशिएशन चल रहा था, एंड मोमेंट पे कुछ जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, तो उसके कारण जो प्राइस चेंजेस हुए ना, वो बेसिकली रियलाइजेशन उसका Q2 में हुआ है। तो यहाँ पे मार्जिन इनके घटे नहीं है।
मार्जिन इनके इंटैक्ट है, बस उसका रियलाइजेशन Q2 में आएगा, तो हमें वो इम्पैक्ट वहाँ पे दिख जाएगा। तो दैट इज़ अ पॉइंट। तो ये सारी चीज़ हो गई। और अगेन पैट मार्जिन भी इक्विवेलेंट टू दैट, सिंस आपके एबिटा थोड़े से कम हुए हैं तो पैट भी कम हुआ है। तो जब हम इनका Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि इनके एबिटा मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हुए हैं कि नहीं, तो वो हमें पॉइंट हमें देखते रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ पॉइंट। अब अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे ना इस कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, है ना। तो बहुत सारे सब्सिडरीज क्यों बनाता है ये कंपनी, जनरली आप देखेंगे तो इनका जैसे पार्टनरशिप आप मान लीजिए रॉयल इनफील्ड के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट सेगमेंट के एक अलग टाइप के होगा, तो उनको कैटर करने के लिए ये कंपनीज एक अलग से अपना सब्सिडरी बना दिया ताकि उनके साथ कोलैबोरेट होकर काम कर सके। फिर इनका IEC करके भी एक इन्होंने कंपनी अक्वायर की थी, तो उसके लिए एक अलग सब्सिडरी हो गई इनकी। जैसे मैंने आपको फिर बताया, आपका ये वाला ग्रीन फ्यूल्स वाला सब्सिडरी हो गया। इसके अलावा भी कुछ सब्सिडरीज है, मैं आपको नाम बताता हूँ। इनका IAC वाला सब्सिडरी हो गया, जो बेसिकली आपका वो सर्व करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, है ना। तो और इसकी फिर कॉर्नेग्लिया करके भी इनका सब्सिडरी है। फिर आपके एल्प्स अल्पाइन करके है, इटूरन करके है, जो कि आपकी कुछ कंपनीज हो गई। फिर आपके योकोवा करके भी सब्सिडरी है, तो कुछ टेलीमेटिक्स पे काम करता है, कुछ मेकाट्रॉनिक्स पे काम करता है। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। कुछ सब्सिडरीज आपके एबिटा पॉजिटिव है, कुछ पैट पॉजिटिव है, कुछ लॉस में भी है, क्योंकि वो छोटी छोटी सब्सिडरीज हैं। और जनरली ये धीरे धीरे, और जितने भी सब्सिडरीज हैं सब काफ़ी अच्छे मार्जिन वाली, हाई मार्जिन एक्रेटिव है, तो वो वाला सेगमेंट हो गया इनका। तो ये है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो दिस इज़ हाउ इसके बारे में था। मैं और कुछ आपको देख लेता हूँ, कुछ कॉन कॉल्स में कुछ और अच्छे पॉइंट मिले थे क्या मुझे। इसके अलावा एक इनकी चकान करके जगह है, वहाँ पे एक फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, तो ये हो गया। तो इन सब के अलावा मैंने ये सारा डिस्कस कर लिया। ऑर्डर बुक मैंने बोल दिया, है ना, 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका। और मोस्टली जो ऑर्डर बुक है ना, वो भी आप देखेंगे तो एडवांस प्लास्टिक वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपका मेकाट्रॉनिक्स आता है, फिर अल्टरनेट फ्यूल्स वगैरह हैं, उन पे इनका ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अगर अब बात करते हैं हम लोग केपेक्स रिक्वायरमेंट की, तो केपेक्स ये लोग कहते हैं कि अभी तो जैसे इस साल के लिए लोग 180 से 200 करोड़ की केपेक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो और इसी तरह का केपेक्स ऑलमोस्ट इनका अभी आने वाले हर साल में लगभग इतना इतना ही रहने वाला है। और ये इंक्लूडिंग है आपका जो और एक्विजिशंस करेंगे उनको जोड़ के ही है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट हो गया। अब अगर आप देखेंगे ना, जिस तरह का ये लोग रेवेन्यू टारगेट अपना करते हैं, FY25 में आई थिंक इनका जो टॉप लाइन था वो 3,500 करोड़ के आसपास था। उसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ 20% CAGR से FY30 तक, तो इनका रेवेन्यू आएगा 10,000 करोड़ के आसपास। तो वहाँ से मतलब 3x ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट करते हैं। तो उसमें जो इनका केपेक्स है ना, तो ये लोग ये कहते हैं कि आगे जाके इनका जो एसेट टर्नओवर है, मतलब जितने का केपेक्स करेंगे उससे जो इनको पैसा मिलेगा वो बढ़ेगा क्यों? बिकॉज अगेन वो हाई मार्जिन बिजनेस हो गया। और जो आपके ये जो ग्रीन फ्यूल्स वाली है वो एक लो केपेक्स वाली बिजनेस है, तो वहाँ से भी इनको फ़ायदा होगा। और दूसरा एक और पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस सब करने के बाद क्या ये जो बिजनेस है क्या इसको इक्विटी डाइल्यूशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी अपने केपेक्स करने के लिए, सिंस इतना हाई पेस पे ये लोग ग्रोथ अपना देखना चाहता है। तो ये लोग कहता है कि नहीं, हमारे इंटरनल एक्रूवल से होगा, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो डेब्ट से करेंगे हम लोग। तो ये एक पॉइंट है। तो अब मार्जिन इन्होंने अगेन 14% था इनका FY25 में। तो जिस तरह से स्केल बढ़ेगा तो मोस्ट लाइकली इनके मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे ही होंगे आगे जाके। तो अभी अगर आप देखेंगे ना, इसलिए ये जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अभी लास्ट ईयर भी 30% के ऊपर से ही ग्रो था, और इस साल भी इनका अभी तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी आपका 30% के ऊपर ही चला है ना। क्यों चला है? क्योंकि अभी बेस छोटा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मिड टर्म में वो 20% के आसपास ही जाएगा। तो इसीलिए मार्केट भी इसको उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड करता है। तो जैसे अगर आप इसका देखोगे ना, फॉरवर्ड PE भी अगर मैं निकालूंगा अभी परसेंट वाले से, तो इनका पैट मार्जिन कितना था? पैट मार्जिन आई थिंक इनका, मैं देख लेता हूँ जस्ट 1 सेकेंड। इनके पैट आया था, इस क्वार्टर में पैट आया था इनका 6% के आसपास आया था। तो इस पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना इनका फॉरवर्ड PE, तो अगेन वो मुझे लगता है कि आपका 30% के आसपास ही आएगा। और इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिलता ही है, जैसे अभी इनका परसेंट जो PE है वो 47 के आसपास है ना। और तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। तो अगेन काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। सो काफ़ी अच्छा कंपनी है, वी कैन ट्रैक, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आपका ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। सो थैंक यू वेरी मच।